हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है 13 अप्रैल और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कल रात तक की सुर्खियों से बने हुए हैं। तो एक एक क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए वो सारे हम लोग बहुत ही डीपली जा कर के उसको डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जिसने भी अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर के जा कर के ज्वाइन कर सकता है। उसके लिंक इस लेक्चर के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी और भी हमारे अदर्स चैनल्स हैं, वो भी जा कर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं आपके अपने सुविधा अनुसार, और हमारे इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं। सबकी लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन क्या है जो आपको एनर्जेटिक बना सकती है। तो देख लेते हैं क्या है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जो बीत गया है, जो उसको सोचने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि उसको तो हम लोग पा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना, उसको सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा उस जगह अपनी नज़र बनाए रखिए, ध्यान रखिए जो हमें क्या करना, पाना है। हमारा लक्ष्य जो है उसकी तरफ रखिए। जो हार गए हैं उसके पर सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए क्या करिए, बस अपना टारगेट बनाए हैं जहाँ पर, उसी पर जो आपका हौसला बना रहना चाहिए, धैर्य बनाए रखिए और लगातार परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से 24 अप्रैल 2022 को सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो इनका 24 अप्रैल को ये समारोह किया जाएगा, उसी समय इनको ये पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये जो नाम दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, तो ये जो लता मंगेशकर जी की याद में, जो स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हैं उनकी याद में, ये उनकी जो फैमिली है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम ये पुरस्कार क्या करेंगे, देंगे। और ये कैसा है, पहला पुरस्कार है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो होगा, इस साल पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी को दिया जाएगा। तो ये जो दीनानाथ, ये लता मंगेशकर जी का तो चलिए ठीक है, नाम क्लियर हो गया। और दीनानाथ जी जो नाम है ये उनके फादर का नाम है, तो उनके फादर दीनानाथ मंगेशकर, तो उन्हीं के याद में ये क्या किया जाएगा, ये पुरस्कार अब से हर साल जो होगा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को दिया जाएगा। और किसकी याद में दिया जाएगा? ये जो इनके फादर हैं मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, उन्हीं की पुण्यतिथि पर, ये 24 अप्रैल को उनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। तो उसी पर इनको क्या किया जाएगा, इन्हें दिया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस बार इनका कौन से नंबर का है? 80 नंबर का जो है स्मृति दिवस है, और उसी पर यह पुरस्कार की स्थापना की जा रही है। और यह पुरस्कार हर साल केवल एक व्यक्ति को दिया जाएगा। ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, हर साल केवल एक व्यक्ति को दिया जाएगा। क्लियर? और ये उन व्यक्ति को दिया जाएगा जो क्या होंगे, राष्ट्र और समाज के लिए क्या कर रहे होंगे, पथ प्रदर्शक का काम कर रहे होंगे और अपना अनुकरणीय योगदान दिए होंगे, तो उन्हें ही ये प्रदान किया जाएगा। बाकी क्या है, और भी पुरस्कार दिए जाएंगे, जैसे ये तो खाली लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार केवल एक व्यक्ति को दिया जाएगा, लेकिन मास्टर दीनानाथ पुरस्कार, मास्टर दीनानाथ पुरस्कार, तो ये दिया जाएगा संगीत के क्षेत्र में। किसको दिए जाने की घोषणा की गई है? राहुल देशपांडे जी को मास्टर दीनानाथ पुरस्कार। और एक किसको दिए जाने की घोषणा की गई? आशा पारेख। और एक पुरस्कार किसको दिए जाने की बात की गई? जैकी श्रॉफ को। और एक पुरस्कार किसको देने की बात की गई? मुंबई ये आप ध्यान रखिए, मेन तो आपका ये नरेंद्र मोदी जी को। बाकी राहुल देशपांडे, आशा पारेख, जैकी श्रॉफ और भी जो है 4 लोगों को देने की बात की गई, लेकिन उसका नाम क्या? मास्टर दीनानाथ पुरस्कार, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इंपॉर्टेंट आपका बस यही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ पर लता मंगेशकर जी का नाम आ ही गया है, तो एक बार उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इंदौर में। और ये भारत रत्न से कब सम्मानित? 2001। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न उनको कब मिला था? 2001 में मिला था। और इन्हीं के नाम पर क्या किया जा रहा है? संगीत अकादमी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? तो जहाँ उनका जन्म हुआ था, इंदौर, तो इंदौर में ही संगीत अकादमी स्थापित किया जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, करंट के क्वेश्चन है।
और उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो है लीजन द ऑनर अवार्ड वो भी दिया गया था, उससे भी सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर जी को। तो ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो ये कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? एमएमआर को क्या करना? एमएमआर को क्या करना? कम करना, यानी कि मातृ मृत्यु दर। एमएमआर का मतलब मातृ मृत्यु दर को कम करना, और जो कम करने के लिए जो गर्भवती और नई माताएं हैं उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए क्या करना? इस दिशा में काम करना। और इसी के लिए क्या किया जाता है? हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को जागरूक करने के लिए। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो वाइट रिबन अलायंस इंडिया के द्वारा की गई थी। क्लियर? और ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। और भारत सरकार के द्वारा जो व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई और 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में क्या किया गया? मान्यता प्रदान कर दी गई। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए 11 अप्रैल तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अब इसके पहले के भी जो अप्रैल में अभी तक के सेलिब्रेट किए गए हैं वो हम लोग एक फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 1 अप्रैल को क्या मनाया गया? ओडिशा स्थापना दिवस, जिसको उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। 4 अप्रैल को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल के पहले 6 अप्रैल जो है उसमें क्या मनाया गया? विकास और शांति के अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 को विश्व स्वास्थ्य दिवस। और अगर मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस विकास और शांति के लिए 6 अप्रैल को मनाया गया, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मैंने बताया था अपने लेक्चर में, 29 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? CRPF का शौर्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को क्या मनाया गया? अभी कल ही मैंने लेक्चर में डिस्कस किया था, होम्योपैथी डे मनाया गया। और 11 अप्रैल जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। 1 मिनट। थर्ड क्वेश्चन क्या है? भारत और किस देश के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन 11 अप्रैल 2022 को किया गया है? तो भारत और किसके बीच किया गया है? अमेरिका के बीच किया गया है 2+2 वार्ता। और ये कौन सी वार्ता थी? इस बार की चौथी वार्ता। इस बार की कैसी वार्ता थी? चौथी वार्ता थी। तो चलिए इसमें एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो 2+2 का मतलब ये है कि 2 लोग इधर से होंगे भारत की साइड से और 2 लोग इस साइड से होंगे। तो भारत की साइड से कौन 2 लोग गए थे? एक रक्षा मंत्री गए थे और एक विदेश मंत्री। तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो ये दोनों इधर की साइड से भारत की साइड से गए। कहाँ पर गए? कहाँ पर ये वार्ता हुई? वाशिंगटन में हुई। कहाँ पर हुई? वाशिंगटन में। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर क्या करते हैं? जो दोनों पक्ष हैं यानी भारत और अमेरिका, वो क्या करते हैं? क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मतलब किसके बीच अभी हाल ही में हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। तो अब एक क्वेश्चन और बनता है कि 1 मिनट, ये तो भारत अमेरिका के बीच हुई। क्वाड में कितने सदस्य देश हैं? क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इन लोगों के बीच क्या हो चुकी है? 2+2 वार्ता हो चुकी है। क्लियर? ऐसा पहला कौन सा गैर क्वाड देश है? पहला क्या क्वेश्चन मैंने कहा? पहला गैर क्वाड देश। पहला गैर क्वाड देश ऐसा कौन है जिनके साथ क्या किया गया है? 2+2 वार्ता की गई है। तो वो कौन है? रशिया है। रशिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। चलते हैं आगे देख लेते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का हाल ही में परीक्षण कहाँ से किया गया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का हाल ही में परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो चलिए देख लेते हैं कब किया गया। अभी चलिए ये हेलेना एंटी टैंक, यहाँ लिखा हुआ, लिख नहीं रहे, फालतू टाइम नहीं वेस्ट करें। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया? पोखरण यानी कि राजस्थान से। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO के द्वारा।
किसके द्वारा ये विकसित है मिसाइल? DRDO के द्वारा, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा। तो यह विश्व का सबसे उन्नत क्या है? एंटी टैंक हथियार में से क्या है? एक है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फायर एंड फॉरगेट, फायर एंड फॉरगेट। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, फायर एंड फॉरगेट की मतलब ये इस सिद्धांत पर काम करता है। और DRDO के द्वारा ये विकसित तीसरी पीढ़ी की है। कौन सी पीढ़ी की है? तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट श्रेणी की मिसाइल के उस पर ये आधारित है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया, इसको DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण इसका कब किया गया था? 2018 में किया गया था। और अभी क्या किया गया? इस बार इसकी तीसरी पीढ़ी जो है इस बार कब किया गया है? 2022 में किया गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बात करें कि ये जो मिसाइल है इसका प्रक्षेपण कब किया जा सकता है, तो एनी मतलब दिन हो रात हो, कोई भी मौसम हो, हर मौसम में, दिन रात किसी भी समय में ये क्या कर सकता है? अपना लक्ष्य साधने में क्या है? ये सक्षम है। तो ये भी आपको ये फैक्ट भी अच्छे से पता चल गया होगा। और इसे क्या किया गया है? जो सेना है और वायुसेना दोनों में हेलीकॉप्टर के साथ क्या किया गया है? मतलब इसमें कहा जाए तो जो हमारी सेना है और वायुसेना है दोनों में हेलीकॉप्टर के साथ एकीकरण के लिए इसको विकसित किया गया है। तो जो हेलिना का वायुसेना संस्करण है उसको क्या नाम दिया गया है? ध्रुवस्त्र के रूप में भी इसको जाना जाता है। वायुसेना का जो हेलिना का वायुसेना संस्करण है उसको किस नाम से जाना जाता है? ध्रुवस्त्र के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सारे आपको फैक्ट क्लियर हो गए। हाँ, एक और फैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी अधिकतम सीमा कितनी है? तो 7 किलोमीटर है। इसकी अधिकतम सीमा कितनी है? 7 किलोमीटर है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, यहाँ न्यूज़पेपर कटिंग मैंने लगा दिया, आप लोग देख लीजिएगा। सोमवार को ही इसका पहला सफल परीक्षण किया गया था। हल्के दोनों परीक्षण उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, ये पूरा पढ़ लीजिए, मैंने दे दिया है। ये देखिए, हेलिना हर मौसम और दिन या रात में लक्ष्य को साधने में क्या है? सक्षम है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट है ये। सब्जेक्ट 2022 में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी श्रेणी में कौन सा विश्वविद्यालय या संस्थान क्या है? शीर्ष पर है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट 2022 में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी श्रेणी में कौन सा विश्वविद्यालय या जो संस्थान है वो टॉप पर है। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी क्या किया गया? इसकी रैंकिंग जारी कर दी गई है। और जो शिक्षा मंत्री हैं, कौन है शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान है। तो उन्होंने ही इसके बारे में अनाउंस किया है, बताया है कि जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें देखा जाए तो पर्यावरण विज्ञान रैंकिंग, अभी मैं एक एक करके बताऊंगी कि इसमें क्या है, 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो उन 5 भागों में जो पर्यावरण विज्ञान रैंकिंग है उसमें भारत के जो है 8 विश्वविद्यालय के साथ भारत जो है इसमें आगे बना हुआ है। किसमें? पर्यावरण विज्ञान पर्यावरण रैंकिंग में। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो ये पहले QS जो लिखा है ये देख लेते हैं, ये क्या है इसका फुल फॉर्म। तो मैं लिख दे रही हूँ, थोड़ा नाम टफ है। क्वेरेली और S का मतलब है साइमंड्स। क्लियर? तो ये क्या करती है? यही जारी करती है रैंकिंग। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि ये जो है 5, ये जो रैंकिंग जारी की गई वो 5 भागों में डिवाइड की गई है। 5 भागों में, वो 5 भाग कौन से? एक एक करके चलिए यहाँ देखते हैं, 1 मिनट। फर्स्ट जो है कला और मानविकी श्रेणी है। कला और मानविकी श्रेणी। तो कला और मानविकी श्रेणी जो है इसमें टॉप कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो नोट कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा इसमें। फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड जो पार्ट है इसका इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जो कि अपने क्वेश्चन में यही मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फील्ड में जो है इसमें किसको मिला है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिला है। अब मैं लिख नहीं रही हूँ, बोल रही हूँ, धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप लोग समझ करके उसको लिख लीजिएगा। थर्ड जो है प्राकृतिक विज्ञान, जिसमें जो इंडिया है टॉप पर है। प्राकृतिक विज्ञान में किसको मिला है? सेम वही है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ही मिला है। फोर्थ जो श्रेणी है सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन श्रेणी, इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। एंड लास्ट जो 5वीं श्रेणी है जीवन विज्ञान और मेडिसिन श्रेणी, इसमें भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ही मिला है।
तो उम्मीद है ये सारे आपको फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर बात करें कि ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें टोटल कितने विषय को शामिल किए गए थे? 51 विषयों को शामिल किया गया था, जिसे क्या किया गया था, पाँच विषय क्षेत्र में बांटा गया था। तो पांचों मैंने डिस्कस कर लिया, किसको किस फील्ड में मिला ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर बात करें इंडिया के उसमें, तो जो IIT बॉम्बे है, IIT बॉम्बे, तो इसमें जो टॉप 100 में भारत जो है, टॉप 100 में भारत के कितने 16 जो संस्थान हैं वो शामिल हैं टॉप 100 में, जिसमें IIT बॉम्बे की बात करें, IIT बॉम्बे ये है आपके 65वें रैंक पर बना हुआ है। और IIT दिल्ली जो है ये आपका किस नंबर पर है, 72 नंबर पर है। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी श्रेणी के तहत शीर्ष 100 रैंक में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है। कौन? दिल्ली। क्लियर? ये हो गया होगा आपको। और IIT बॉम्बे ये सब मैंने आपको बता दिया, और ये भी मैंने मैसाचुसेट्स भी बता दिया किसमें क्या मिला है, ये सारे मैंने आपको बता दिया, आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ से बस इतना ही पूछेगा, बहुत डीप नहीं जाएगा। पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट, अब पहला है तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन 12 से 13 अप्रैल 2022 को कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? जमशेदपुर झारखंड में किया जा रहा है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, 1 मिनट। तो कहाँ किया जा रहा है? जमशेदपुर झारखंड में किया जा रहा है इसका आयोजन। और ये जो आयोजन किया जा रहा है ये 6 चरणों में इसका आयोजन होगा, 6 चरणों में होगा इसका आयोजन, जिसमें से पहला चरण जो है ये जमशेदपुर झारखंड में ही होने वाला है। अगर जमशेदपुर की बात करें तो किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो मतलब जमशेदपुर में हो रहा है, ये पहला चरण कब से कब तक होगा? 12 से 13 अप्रैल, जो कि यहाँ मेंशन किया गया है। और अगर बात करें कि ये जो आयोजन किया जा रहा है, तो एक तो भारतीय तीरंदाजी संघ झारखंड के द्वारा, भारतीय तीरंदाजी संघ ये हो गया, जिसको AI कहते हैं, और झारखंड तीरंदाजी संघ के द्वारा, और टिस्को ये तीनों मिल करके क्या कर रहे हैं? इसका आयोजन कर रहे हैं। टिस्को की बात आई है तो टिस्को कंपनी कहाँ है? जमशेदपुर में ही है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब ये किसको हरा करके किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंग्लैंड को हरा करके। और ये जो आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता दिया है, तो ध्यान रखिएगा। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या पुस्तक का नाम है? फिर से बता रहे हैं, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनोद राय हैं। तो ये विनोद राय कौन है? ये पूर्व कैग रह चुके हैं, CAG रह चुके हैं पहले, और ये BCCI में क्या है, ये अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया है, अपने इस बुक में BCCI के बारे में, वहाँ पर जो उन्होंने अपने काम किया उसके एक्सपीरियंस के बारे में सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो होने वाली सीरीज़ है उसको मेंशन किया है, और देखा जाए तो और भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ इसमें की हैं, इस बुक में डाला है इन्होंने। अनिल कुंबले विराट कोहली के बीच विवाद जो भी है, विवाद हुआ था उसको भी इसमें लिखा हुआ है उन्होंने। तो ये सारी चीज़ इसमें, बस आपको ये ध्यान रखना है किसका है, तो विनोद राय का है। ये देख लीजिए, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI, इन्होंने क्या किया है, इसको लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले हमें क्या करना है, कुछ और भी रिवीजन कर लेना है, जो जैसे कि मैंने कल भी डिस्कस किया था, जैसे कि सनराइज अवर अयोध्या किसका है? सलमान खुर्शीद का है। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ सौरभ गांगुली का है, जो सौरभ गांगुली वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और फेयरलेस गवर्नेंस किसका है? किरण बेदी का है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई जरूर पूछ लेगा। मार्च 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरुष श्रेणी में किसे दिया गया है? तो किसको दिया गया? बाबर आजम को दिया गया है। ये हैं बाबर आजम, जो कि कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। और अगर महिला श्रेणी में देखा जाए किसको दिया गया है, तो किसको दिया गया है? राचेल हेंस को दिया गया है। राचेल, एक मिनट में फिर से लिख दे रही हूँ, राचेल हेंस को दिया गया है।
जो कहाँ की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आईसीसी ने जो कि आईसीसी के द्वारा आईसीसी ये देता है, ये जो पुरस्कार है कि प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो दिया है ये आईसीसी के द्वारा दिया गया है। तो पुरुष श्रेणी में बाबर आजम को, महिला श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, क्या नाम बताया मैंने, राचेल हेंस, इन्हीं को दिया गया है। और ये आईसीसी जो है इसका हेडक्वार्टर कल भी मैंने डिस्कस किया था, दुबई में है। और ये यहाँ के जो हेड हैं उनका नाम है ग्रेग बर्कले। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस दक्षिण एशियाई देश ने 12 अप्रैल 2022 को स्वयं को ही डिफॉल्टर घोषित कर लिया? कौन सा ऐसा देश है? ये तो आंसर आपको फटाफट पता हो गया होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि अभी कहाँ है कि वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई है। क्यों लगा दी गई, सब कुछ मैंने वहाँ डिस्कस किया था। तो किसने अपने को डिफॉल्टर घोषित कर लिया है? श्रीलंका ने। श्रीलंका के पास क्या है, 51 अरब डॉलर। श्रीलंका का 51 अरब डॉलर क्या है, विदेशी ऋण। इसके ऊपर क्या है, जो है विदेशी ऋण है। तो इसने क्या कहा, इसने अनाउंस किया कि हम जो हैं ये कर्ज चुकाने में, जो विदेशी कर्ज है उसको चुकाने में हम असमर्थ हैं, हम ये कर्ज नहीं चुका पाएंगे। 51 अरब डॉलर करीब कितना, 3.88 लाख करोड़ रुपए। तो इसने इसीलिए कह दिया कि हम, उसने खुद को ही बोल दिया कि हम क्या भैया डिफॉल्टर हैं। तो इसने अपना खुद ही कबूल कर लिया है। तो इसमें क्या हुआ एक्चुअली, मैंने वैसे सब कुछ बताया हुआ है आपको, इसमें कुछ बताना नहीं है। तो ये किस में फंस चुका है, लोन ट्रैप उसको बोलते हैं, लोन ट्रैप, कि ये क्या है, ऋण के जाल में फंस चुका है। और ऋण के जाल में सबसे ज़्यादा कौन फंसाता है, अपने चाइना फंसाता है। उसकी पॉलिसी यही है कि पहले फंसाओ फिर क्या करो, इन लोगों पर अपना अधिकार जमा लो। तो यही किया है इसने। तो ये श्रीलंका क्या है, पूरी तरह से इसमें ऋण जाल में फंस चुका है। और इसके पास आयात के लिए, सामान को इंपोर्ट करने के लिए क्या है, पैसे नहीं है। और पैसे नहीं है तो जो सामान वहाँ पर है उसकी कीमत क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कीमत बढ़ने के कारण वहाँ इमरजेंसी लगा दी गई थी। तो जो उसका विदेशी मुद्रा भंडार है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसी में इसने कहा कि मैं जो भी हूँ, मतलब 51 अरब डॉलर जो भी उसका ऋण है वो कहा मैं नहीं चुका पाऊंगा। तो इसीलिए क्या कर दिया, उसने खुद को डिफॉल्टर घोषित कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खबरों में रहने वाला उमिया माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है, जूनागढ़ गुजरात में है। तो रामनवमी के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी गुजरात के जूनागढ़ में जाते हैं। और वहाँ इसका कौन सा स्थापना दिवस, 14वां स्थापना दिवस, वहाँ पर ये क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसको संबोधित करते हैं। और इस माता मंदिर का, जो उमिया माता मंदिर है, 2008 में इस मंदिर का उद्घाटन किया गया था, जब वो गुजरात के क्या थे, सीएम थे। ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो उमिया माता मंदिर है, एक मिनट, ये जो उमिया माता मंदिर है इसको किसकी कुलदेवी माना गया है, ये का है, कदव पाटी दारों की कुलदेवी माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर बात करें, खजुराहो मंदिर कहाँ है, एमपी के छतरपुर में, अंकोर वाट मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में है, कामाख्या मंदिर कहाँ, असम में है। तो ये सब ध्यान रखना, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग। चलते हैं रिवीजन कर, एक मिनट, रिवीजन, हाँ, रिवीजन करने से पहले आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन एक दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। गोदना जो कि टैटू बनाने की प्राचीन प्रथा है, निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन दे दिया है तो इसीलिए आपके लिए आसान हो जाएगा आंसर देने में। अगर नहीं पता तो उसको सर्च करके आंसर दीजिएगा, बट दीजिएगा जरूर। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, क्या आंसर सही है आप लोग जरूर दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। चलते हैं रिवीजन करते हैं फटाफट। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में 11 अप्रैल 2022 को किसे चुना गया है? तो शहबाज शरीफ को चुना गया है। नेक्स्ट क्या है, किसे यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है? मनोज सोनी। कांगड़ा चाय को किस प्रदेश के यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिलने की घोषणा की गई है? हिमाचल प्रदेश। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। डीआरडीओ और भारतीय सेना के उन्नत पिनाका MKI रॉकेट सिस्टम EPRS का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण, राजस्थान। और अभी आज हम लोगों ने भी एक डिस्कस किया, हेलेना। ठीक है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 9 अप्रैल 2022 को कितने कलाकारों को 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान किया है? तो 4 लोगों को। किस संस्था ने 9 अप्रैल 2022 को इंडिया एलुमनाई पोर्टल की शुरुआत की है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, मीनाक्षी लेखी के द्वारा। किस देश के शोधकर्ताओं ने HD1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की? जापान के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा जो राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक राउंड 1 है उसमें बड़े राज्य की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन है? गुजरात है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2022 को किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया है? गुजरात। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अमेरिका और वेस्ट इंडीज।
ये मैंने आज दे दिया है, जो 2+2 वार्ता हुई है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ कटिंग लगा दिया है और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भी दे दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका मैप है, तो सब मैंने दे दिया। चलिए फटाफट आज हम लोग क्या करेंगे, पाँच मिनट नहीं 2 मिनट के अंदर क्या करेंगे, एक रिवीजन करने वाले। किसका रिवीजन करने वाले, क्योंकि एग्जाम सारे नज़दीक हैं तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट 2 मिनट के अंदर हम लोग रिवीजन करने वाले हैं किसके, जो पद्म अवार्ड मिले थे उसी के बारे में। तो जो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया था, 4 लोगों को दिया गया था। मैं लिखूंगी नहीं, मैं बस बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, रिवीजन करते रहिए। पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया था, जिसमें पहले हैं प्रभा अन्ने जो महाराष्ट्र के, इनको कला श्रेणी में दिया गया था। तो तीनों याद रखना है कि कहाँ के हैं, किस श्रेणी में मिला। प्रभा अन्ने कला, प्रभा कला महाराष्ट्र के हैं। राधेश्याम खेमका ये यूपी के हैं, राधेश्याम यूपी, किस क्षेत्र में इनको मिला है, साहित्य और शिक्षा के फील्ड में इनको मिला है। थर्ड जनरल बिपिन रावत जी, ये उत्तराखंड के हैं, इनको भी मिला है किसमें, सिविल सर्विस श्रेणी में मिला है। और कल्याण सिंह ये यूपी के हैं, लोक कल्याण की श्रेणी में इनको मिला है। अगर बात करें पद्म भूषण की तो ये 17 लोगों को मिला। पद्म विभूषण 4 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को। उन 17 लोगों में देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है बस उतना ही को देखेंगे, सबका नहीं देखेंगे। जैसे सुंदर पिचाई को मिला है, जो अमेरिका के हैं, CEO हैं, किसके, गूगल के CEO हैं। क्या नाम है इनका, पूनावाला, साइरस पूनावाला, इन महाराष्ट्र के हैं। सत्यनारायण नडेला अमेरिका के, ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, इनको भी मिला है। गुलाब नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के, इनको भी मिला है। राजीव महर्षि ये राजस्थान के, इनको भी पद्म भूषण मिला है। देवेंद्र झाझरिया ये भाला फेंक जो खेल है उसमें इनको मिला है, पैरालंपिक। देवेंद्र झाझरिया को पैरालंपिक उसमें मिला है, तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। और संजय राजाराम इनको मरणोपरांत मिला है। और पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री 107 लोगों को मिला है। तो 107 लोगों को तो रटना है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं 4-5 बता दे रही हूँ, बस उतना आप लोग रट लीजिए, उतना पूछ लेगा। उसमें से पद्मश्री जैसे प्रमोद भगत ये खेल ओडिशा से संबंधित है। नीरज चोपड़ा खेल हरियाणा से संबंधित है। वंदना कटारिया उत्तराखंड खेल से संबंधित है। अवनी लेखरा राजस्थान खेल से संबंधित है। सोनू निगम तो ये महाराष्ट्र कला श्रेणी में इनको मिला है। तो ये सारे रिवीजन कर लीजिए, मैं कई बार रिवीजन कराऊंगी तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ भी आ रहा होगा। तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।